2024 खत्म होने वाला है और इस साल के अंदर में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का बहुत ही बड़ा क्रेज रहा है। इस साल के अंदर में लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में। अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर 2024 की, तो लगभग 1,40,000 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है सेक्टोरल और थेमेटिक फंड को मिला के। वहीं बात करें 2023 के अंदर में तो केवल 30,000 करोड़ का इन्फ्लो था। वहीं 2024 में ये बढ़ के हो चुका है 1,40,000 करोड़ का। एंड अगर बात करें कैलेंडर ईयर 2024 में सबसे ज्यादा इन्फ्लो किस महीने में आया है, तो आया हुआ था जून महीने के अंदर में लगभग 22,000 करोड़ का। जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे बजट भी एलोकेट किया गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को चूज किया था। और उस टाइम पे बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया था, 100% का, 150% का। वहीं बात करें कैलेंडर ईयर 2024 की, तो इस साल के अंदर में 40 एनएफओ लॉन्च हुए। सोचिए 40 एनएफओ एक साल के अंदर में लॉन्च हुए, जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है लगभग 67,000 करोड़ का। मतलब जो टोटल इन्फ्लो आया है 2024 के अंदर में वो 1,40,000 करोड़ का आया है। और उसमें से 40 एनएफओ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लगभग 67,000 करोड़ का रहा है। मतलब कि लोगों ने एनएफओ के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं बात करें कैलेंडर ईयर 2023 की, तो केवल 29 एनएफओ लॉन्च हुए थे, 29 सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए थे, जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन केवल 18,000 करोड़ था। और अभी के टाइम पे 67,000 करोड़ पहुंच चुका है केवल एनएफओ का कंट्रीब्यूशन। अब अगर बात करें इस साल के अंदर में, तो 3 सेक्टर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे। एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, एक का नाम है हेल्थ केयर एंड एक का नाम है डिफेंस। ये 3 सेक्टर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे। इनमें ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है 2024 के अंदर में। अब ये ग्रोथ देखने के बाद कौन सा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर ये बोलेगा कि मेरे को सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। सभी लोग चाहते हैं अभी के टाइम में कि मैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, बट वो राइट टाइम पे पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाते, वो गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इस साल भी यही देखने को मिला है, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड आपको बहुत रिटर्न देते हैं। आपने भी देखा होगा 100% के, 150% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे थे, जो कभी इक्विटी म्यूचुअल फंड दे ही नहीं पाएगा ऐसे मार्केट कंडीशन के अंदर। वहां पे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ने पिछले 1-2 साल के अंदर में 100% के, 150% के रिटर्न दिए थे। अब ये रिटर्न देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, लोग पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने लगे और पैसा इन्वेस्ट भी करने लगे। बट वो इतनी बड़ी गलती कर दिए कि पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑल टाइम हाई पे। मतलब सेक्टोरल म्यूचुअल फंड अपने ऑल टाइम हाई पे थे, तब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। और वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब वो सेक्टर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ ना, उनका पैसा बहुत ज्यादा लॉस में चला गया। बहुत सारे लोग तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को बेच के बाहर निकल चुके। बट यहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं जो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, और उनका जब लॉस हो जाता है तो बाद में बोलते हैं कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड सबसे बेकार होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 चीजों का आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से 3 सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है एक सेक्टर के अंदर में। अब मान के चलते हैं हेल्थ केयर का सेक्टर है और हेल्थ केयर अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मान के चलते 1-2 साल के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा ना, इतना नीचे गिरते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, इतना नीचे गिर जाते हैं कि इनके टोटल रिटर्न के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको रिटर्न को देख के कभी भी किसी भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करना है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। उसी सेक्टर के अंदर जो फंड मैनेजर होगा वो डाइवर्सिफाई कर पाएगा, उस सेक्टर से अलग किसी सेक्टर में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर वो हेल्थ केयर का म्यूचुअल फंड है तो हेल्थ केयर सेक्टर में ही आपके मैक्सिमम पैसे को डालने वाला है। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को और अपने गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, आज के टाइम में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर ना एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करता है, ना करना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि मैं जिस सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, मतलब अभी के टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, आगे चल के क्या ये ग्रो कर सकता है, इसके रिलेटेड कौन सी न्यूज आई है, क्या काम चल रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, कौन सी कंपनी है इसके अंदर। इसके बारे में बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते हैं और आंख बंद करके किसी भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं जिनमें उनको ज्यादा रिटर्न दिखता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अप टू डेट रहना है। आपको देखना है कि अभी के टाइम में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आईटी सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डाल रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अभी के टाइम में क्या न्यूज चल रही है, क्या इसका बिजनेस ग्रो कर सकता है, कौन सी कंपनी अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तभी आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी की बात मान के, स्पेशली अपने दोस्तों की बात मान के या अपने रिलेटिव की बात मान के, अपने जान पहचान के लोगों की बात मान के आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है।
एंड जो तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 3 से लेके 5 साल के बीच में होना चाहिए। इससे कम टाइम के लिए आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करिए, बट मिनिमम टाइम 3 से लेके 5 साल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत वोलेटिलिटी होती है। आपको खुद भी नहीं पता होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। जब 3 से लेके 5 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना, उसके बाद आपको भी अंदाजा हो जाता है कि सेक्टर कितने तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। अब बात करने वाले हैं असली मुद्दे के बारे में कि आखिर में अभी के टाइम यानी कि 2025 के अंदर में कौन से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ये देखिए, जो भी मैं म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। मेरे को लगता है कि आगे चल के ये सेक्टर ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इन म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूं। आपको रिसर्च करने के बाद ही इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला जो सेक्टर होने वाला है वो हमारा IT सेक्टर होने वाला है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है अभी के टाइम पे। एंड अगर आप IT सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करे। इस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस सेक्टोरल फंड को चूज किया है। तो अगर हम बात करें टाटा डिजिटल इंडिया की, तो इसका अभी के टाइम पे 13,000 करोड़ का फंड साइज है। अगर CAGR की बात करें तो 22% का रिटर्न दिया है पिछले 9 साल के अंदर में। 2015 के अंदर ये फंड स्टार्ट हुआ था, 9 साल का टाइम हो चुका है और तब से लेकर अभी तक 22% का रिटर्न दिया है। इसका बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी IT ट्राई, जिसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इस इंडेक्स के बारे में भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है, केवल 0.4% का है। एंड अगर इसके एग्जिट लोड की बारे में बात करें तो केवल आपको 0.25% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन से पहले पैसा रिडीम कर लेते हैं। अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया के होल्डिंग के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे देखिए, लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन है। लार्ज कैप की बात करें तो अभी जून 2024 के अंदर में जो एलोकेशन है वो लगभग 72% का है लार्ज कैप के अंदर। उसके बाद है आपका मिड कैप, लगभग 12% का एलोकेशन है। एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 15% का एलोकेशन है। मतलब कि आपके मैक्सिमम पैसे को ये जो फंड है ना, ये लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करें तो लगभग 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सोचिए, इसके बेंचमार्क का 21 का है एंड इसका 19 का है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो बेंचमार्क के कंपेयर में ज्यादा शार्प रेशियो है। अगर पोर्टफोलियो बीटा के बारे में बात करें तो 1 से कम बीटा होने वाला है, जो कि बढ़िया माना जाता है। अगर 1 से कम बीटा है तो बढ़िया ही माना जाता है। वहीं अगर टॉप सेक्टर्स के बारे में बात करें तो IT के अंदर ऑब्वियस सी बात है 74% आपके पैसे को IT सेक्टर के अंदर डाला जाएगा। तो IT सेक्टर के बारे में आपको अप टू डेट रहना है, आपको उसके बारे में जानकारी लेते रहना है, रिसर्च करते रहना है। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर सर्विस, जिसमें 9% का वेटेज है। फिर है सर्विसेज, फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर है कैपिटल गुड्स। वहीं बात करें कंपनी की तो इन्फोसिस ऑब्वियस सी बात है IT सेक्टर की जो जाइंट कंपनी है, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक्नोलॉजी हो गया। इन्फोसिस का जो वेटेज है वो लगभग 17% का है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 साल के अंदर में 45% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 12.5% का, 5 साल के अंदर में लगभग 29% का एंड 2015 से लेकर अभी तक 22% का रिटर्न दिया है। आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 1 साल पहले तो आज इसकी वैल्यू 14,534 रुपए हो जाती। एंड वहीं 2015 यानी कि 9 साल पहले किए होते तो आज इसकी वैल्यू लगभग 58,321 रुपए हो जाती, केवल 10,000 की वैल्यू। अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो 2 फंड मैनेजर हैं, एक का नाम है मीता सेठी और दूसरे का नाम है कपिल मल्होत्रा। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ये 2018 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं, ये 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के अंदर आपको वेरी हाई रिस्क होने वाला है। मतलब इसके बेंचमार्क के अंदर भी एंड इस म्यूचुअल फंड यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर भी वेरी हाई रिस्क होने वाला है। तो इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा क्या आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्या आपको जरूरत भी है इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम पे IT सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, उन बड़ी कंपनीज के अंदर यानी कि इन्फोसिस के अंदर, TCS के अंदर, विप्रो के अंदर, इन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप देख सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड को। यह फंड बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 9 साल के अंदर में आपको लगभग 22% का रिटर्न दिया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें अपना विजन लॉन्ग टर्म का रखिएगा। कम से कम 3 से लेकर 5 साल का विजन होना चाहिए। लंबे टाइम तक अगर आप इन फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में IT सेक्टर बहुत बूम करने वाला है भारत के अंदर में। अब बात करने वाले अपने दूसरे सेक्टर के बारे में जिसका नाम है इंफ्रा सेक्टर। अब देखिए, भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। इसका मतलब इसमें काम चल रहा है। जब काम चल रहा है तो इसमें इंफ्रा सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इन सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और भारत जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं LIC के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि आखिर मैंने क्यों इस फंड को सिलेक्ट किया है, इसके रिटर्न के बारे में, इसके सेक्टर्स के बारे में एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, ये कहां पे आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट करेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर बात करें LIC इंफ्रा फंड की, तो इसका अलॉटमेंट हुआ था 2008 के अंदर में। अभी के टाइम पे 852 करोड़ का इसका फंड साइज है। एंड अगर बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, रेगुलर प्लान के अंदर आपको 2% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। वही बात करें रिस्क की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14.5 का है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर बीटा की बात करें तो 1 से बहुत कम है। शार्प रेशियो की बात करें अच्छा खासा है, 1.58 का है। एंड अगर बात करें रिस्क फ्री रेट एज्यूम टू बी, तो लगभग 6.76% का है। ये डेटा है 30 नवंबर 2024 तक का। अब अगर बात करें LIC इंफ्रा फंड के रिटर्न के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में 61% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 33% का रिटर्न है, 5 साल में 29% का रिटर्न है, एंड 2013 से लेकर अभी तक लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बड़े बड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाते हैं, जो आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड 17% का रिटर्न दे रहे हैं। वहीं अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इस म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 16,162 रुपए हो जाती। एंड वहीं 2013 के अंदर में अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज इसकी वैल्यू 68,505 रुपए हो जाती। एंड वहीं उसी 10,000 को अगर आपने इसके बेंचमार्क में डाला होता 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 39,000 रुपए ही होती। एंड अगर आपने निफ्टी 50 के अंदर डाला होता तो उसकी वैल्यू 46,000 रुपए होती। यानी कि इन दोनों इंडेक्स के कंपेयर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करें, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर 23% का वेटेज है, वहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर लगभग 15.5% का, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9.5% का, कंस्ट्रक्शन के अंदर 6.5% का, फाइनेंस के अंदर 7% का। अभी आप सेक्टर्स के बारे में देख सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम कंपनी होने वाली है वो इंफ्रा सेक्टर की ही कंपनी होने वाली है। एंड आखिरी में अगर बात करें कि LIC इंफ्रा फंड आपके पैसे को कौन सी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो लार्ज कैप के अंदर 20% का यहाँ पे एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 20% का, एंड स्मॉल कैप के अंदर 54% का एलोकेशन है। इसका मतलब स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है, तो इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा रिस्की फंड होने वाला है क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है। तो अगर आप अभी के टाइम पे चाहते हैं भारत के डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना, इंफ्रा सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। पिछले 10 से 11 साल के अंदर में आपको 17% का रिटर्न दिया है। और क्या चाहिए आपको लंबे टाइम में? अगर आप एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद लगा के आते हैं कम से कम 15 से लेकर 16% का आपको लंबे टाइम में रिटर्न मिले, जो कि इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे तरीके से दिया है। तो आप इस म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम के लिए आइएगा, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। अब बात करने वाले अपने आखिरी सेक्टर के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपके लिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। उसका नाम है हेल्थ केयर सेक्टर। अब देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी के साथ बूम कर रहा है अभी के टाइम में, बहुत सालों से बूम करता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले कुछ सालों में ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है भारत के अंदर। अगर बात करें भारत की, तो डायबिटीज कैपिटल माना जाता है पूरे दुनिया का। अब सोचिए, किसी देश को अगर डायबिटीज कैपिटल माना जा रहा है, तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है इन लोगों के लिए। तो अगर आप इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं DSP हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड के बारे में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है। एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्यों इस फंड को सेलेक्ट किया है। तो अगर बात करें DSP हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड की, तो अभी के टाइम पे जो इसका AUM है वो लगभग 3,248 करोड़ का है। इसको लगभग 6 साल 28 दिन का टाइम हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो आपको 1.9% का देना पड़ेगा। एग्जिट लोड आपको 0.5% का देना पड़ेगा और आप 1 महीने से पहले पैसा रिडीम करते हैं। एंड जो आपकी आइडियल होल्डिंग होनी चाहिए वो 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 10 साल से कम के लिए आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम DSP हेल्थ केयर के रोलिंग रिटर्न के बारे में बात करें 5 साल के, तो यहाँ पे देखिए 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है 100% ऑफ टाइम। मतलब किसी भी 5 साल के अंदर में आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें 1 साल की, किसी भी 1 साल का निकाले तो 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है 63% ऑफ टाइम। एंड अगर बात करें इसके टॉप होल्डिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है सन फार्मास्यूटिकल आपको सबसे ऊपर दिखने वाला है, 10.5% का वेटेज है। सिप्ला भी इसके अंदर है, लगभग 7.5% का वेटेज है। ऐसी बहुत सारी जो मेडिकल कंपनीज है ना, वो इसके अंदर होने वाली है, फार्मा कंपनी होने वाली है। अब अगर बात करें DSP हेल्थ केयर के पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है कि 80 से लेके 100% इसको फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर कंपनी में डालना ही होता है। 80 से लेके 100%, जो बचा हुआ 0 से लेके 20% है, इसको वो अदर कंपनी में डाल सकता है, या 0 से लेके 20% को ये डेट के अंदर भी डाल सकता है, या 0 से लेके 10% को ये REIT यानी कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि 80% तो पैसा इसको डालना ही होता है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनीज के अंदर। इसीलिए आपको यहाँ पे इक्विटी के अंदर 95% का वेटेज दिख रहा है, वहीं डेट के अंदर केवल 3.5% का है। अगर बात करें यहाँ पे मार्केट कैप की, तो स्मॉल कैप के अंदर 45% आपके पैसे को डाला जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज है तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। लार्ज कैप में 23% का वेटेज है एंड मिड कैप के अंदर 15% का वेटेज होने वाला है। टॉप सेक्टर्स की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें लगभग 66% का वेटेज है। हेल्थ केयर सर्विस में लगभग 17% का वेटेज है। हेल्थ केयर इक्विपमेंट में लगभग 8% का वेटेज है। इंश्योरेंस में लगभग 1.5% का वेटेज है। मतलब ये जो वेटेज है ना, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है फार्मास्यूटिकल के अंदर। एंड आखिरी में अगर बात
करें डीएसपी हेल्थ केयर के रिटर्न के बारे में, तो पिछले एक साल का जो सीएजीआर है वो लगभग 46% का है, 3 साल का 22% का है, 5 साल का लगभग 30% का है, एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके 26% का यहाँ पे सीएजीआर दिया है। एंड अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते एक साल पहले तो आज इसकी वैल्यू 14,609 रुपए हो जाती, एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब इन्वेस्ट किए होते तो 41,482 रुपए हो जाती, जो कि बीएसई हेल्थ केयर जो इसका इंडेक्स होने वाला है इसमें केवल 31,000 ही वैल्यू होती, एंड निफ्टी 50 के अंदर 23,000 ही वैल्यू होती। इसका 41,000 वैल्यू है, बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 6-7 साल के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, या आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अब देखिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है ना, जो लंबे टाइम का विजन रखते हैं और उस सेक्टर के बारे में ऑलवेज अप टू डेट रहते हैं, क्योंकि जो आंख बंद करके सेक्टोरल में पैसा डालता है ना सेक्टर म्यूचुअल फंड में, उनका पैसा लॉस में ही जाता है। अभी के टाइम में 2024 के अंदर में जो लगभग 1,40,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, इसमें से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो बिगिनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है सेक्टर्स के बारे में, बस उनको दिख जाता है कि ये सेक्टर के म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो उन म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, अब वो नीचे गिरने वाले हैं, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड हमेशा आपको अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। उनका एक फेज आता है, उस फेज के अंदर में उस फेज को अगर आपने पकड़ लिया, अगर आपने डिप को पकड़ लिया ना, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में, बट अगर आपने उस फेज को नहीं पकड़ा तो आप बहुत ज्यादा लॉस भी कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के, क्योंकि बहुत सारे लोग सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि सेक्टर अच्छा कर रहा है तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब सेक्टर अच्छा कर दिया तो वहां पे पैसा निकाल लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लंबे टाइम के लिए आना है, वहां पे आपको फेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री चूज करनी है। मैंने 3 सेक्टर के बारे में बताया, आईटी सेक्टर के बारे में, इंफ्रा सेक्टर के बारे में एंड हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। ऐसी आपको अच्छी एक सेक्टर को चूज करना है और उसके अंदर अगले 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। आप ये 2 साल 3 साल वाला झंझट छोड़ दीजिए, आपको 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका पैसा सेफ रहेगा और आप भी लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।